नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एनसीए डिजिटल क्लासरूम में। मैं आपका अपना मित्र स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन पाठशाला में। तो मित्रों, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित जो परीक्षा है उसके अंदर कृषि छात्रों के लिए हम रसायन विज्ञान के पेपर की यहाँ पर बात करने वाले हैं। बच्चों, ये एक मॉडल पेपर रहने वाला है और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको आप एक बार देखिएगा, इनको सोल्व कीजिएगा। पूरा जो आपके पेपर रहने वाला है उसी के आधार पर यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो किस तरीके से क्या पैटर्न होता है, तो हम मृदा रसायन के मॉडल पेपर की बात करते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले आपके सामने लिखा हुआ मॉडल पेपर, समय इसका 3.25 घंटे, 56 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। सब्जेक्ट हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। देखिएगा नेक्स्ट, पेपर को स्टार्ट करने से पहले कुछ निर्देश लिखे हुए हैं। इन निर्देशों की पालना आपको करना है। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं ताकि आप नहीं पढ़ो तो भी एक तरीके से सुन लो, तो पता तो रहे आपको कि क्या निर्देश है। देखिए, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखा है। आपको याद रखना है बच्चों, आपका जो पेपर है उसके अंदर आपको एक तरीके से अपना रोल नंबर लिखना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ देना है। जैसे कोई क्वेश्चन है 4 टुकड़ों में दिया गया है, ठीक है, तो उनके सभी के उत्तर आपको एक साथ लिखना है। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास होने पर हिंदी के प्रश्न को सही माने जाए, ठीक है। तो हिंदी का प्रश्न जो है बच्चों आपके लिए सही माना जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। खंड एक की अपन बात कर रहे हैं। खंड एक के अंदर आपके 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनके ऊपर अपने को चर्चा करनी है यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने प्यारे बालकों, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को कितने भागों में विभक्त किया गया है ना। यहां पर 2, 4, 3, 5। तो यहां पर देखो, उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए चट्टाने कौन कौन सी है। चट्टाने आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, आग्नेय चट्टाने होती है, आग्नेय चट्टाने, ठीक है, आग्नेय आग्नेय रॉक्स, है ना, आग्नेय रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टाने। इसी तरीके से एक होती है अवसादी चट्टाने। 3 प्रकार की तो चट्टाने होती है। अब ये आप लोगों को चट्टानों के प्रकार नहीं पूछ रहा है, ये उत्पत्ति के आधार पर आप लोगों को बच्चों एक तरीके से आग्नेय चट्टानों की टाइप की बात कर रहा है ना। और चट्टानों का तीसरा प्रकार है रूपांतरित। कौन सी है? रूपांतरित रॉक्स, ठीक है। ये 3 अपने पास चट्टाने। अब ये कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर चट्टाने। उत्पत्ति के आधार पर चट्टाने जो होती है बच्चों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, आंतरिक आग्नेय चट्टाने और बाह्य आग्नेय चट्टाने, याद रखना है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। यदि आपसे पूछा जाए रासायनिक संगठन के आधार पर, तो बच्चों याद रखना है रासायनिक संगठन के आधार पर, केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानों के प्रकार के आधार पर आग्नेय चट्टानों के प्रकार। तो देखो, रासायनिक संगठन के आधार पर आपसे आग्नेय चट्टानों की बात की जाए बच्चों तो ये 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। आपको विशेष तौर से याद रखना है, अम्लीय आग्नेय चट्टाने, माध्यमिक और भास्मिक चट्टाने होती है। और यदि आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती है, आंतरिक आग्नेय चट्टाने और बाह्य आग्नेय चट्टाने। तो 2 प्रकार की आग्नेय चट्टाने आप लोगों को विशेष तौर से यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2Fe2O3 प्लस 3H2O, है ना। 2Fe2O3 समीकरण में इंगित करता है। क्या ये जल अपघटन है, क्या ये जल योजन है, क्या ये ऑक्सीकरण है, ये या एक तरीके से कार्बोनीकरण है। देखो बच्चों, आपने रासायनिक अपक्षय पढ़ा था, ठीक है। रासायनिक अपक्षय के ये सारे के सारे आपको बताया। देखो, चट्टानों की वेदरिंग जो होती है, रॉक्स वेदरिंग जो होती है, वेदरिंग के अंदर आपको पता है चट्टाने टूटती है। और ये आपको याद होगा, एक तरीके से अपन बात करें रासायनिक वेदरिंग होगी, रासायनिक होगी, और एक होती है भौतिक वेदरिंग यानी कि भौतिक अपक्षय होता है, और एक होता है जैविक अपक्षय। ये 3 प्रकार का अपक्षय होता है। इनमें से आपको याद रखना है ये सारे लिखे हुए, जल अपघटन, जल योजन, ऑक्सीकरण और कार्बोनीकरण, ये सारे के सारे रासायनिक अपक्षय के प्रकार हैं। अब यहां पर देखो, क्या ये समीकरण जो है किस बात को इंगित कर रही है? तो ये समीकरण जो है जल योजन,
जल योजन का मतलब होता है खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग, ठीक है, ये याद रखना है, तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन यानी कि जल योजन क्या होता है, जल योजन है ना खनिजों के साथ जल के अणुओं का संयोग, खनिजों के साथ जल के अणुओं का संयोग, ठीक है, इसको हम जल योजन कहते हैं। और यहां पर दी गई अभिक्रिया जो है हमारे को जल योजन के बारे में यानी कि हाइड्रेशन के बारे में अपने लोगों को बता रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ह्यूमस को मृदा में मिलाने पर, ह्यूमस जो होता है ना, काले भूरे रंग का जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ह्यूमस को मृदा में मिलाने से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल अफेक्ट द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। आपको पता है ह्यूमस की उपस्थिति से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, आपको अच्छी तरीके से पता है ह्यूमस जो होता है ये कार्बनिक पदार्थों का एक तरीके से पोषक तत्वों का स्रोत होता है। तो सीधी सी बात है जब इसको मृदा में मिलाते हैं तो एक तरीके से धनायन विनिमय क्षमता जो होती है बच्चों बढ़ जाती है। ह्यूमस को मिट्टी में मिलाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए यहाँ पर धनायन विनिमय क्षमता जो है बढ़ जाएगी, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित नाइट्रेट, देखो पहले सबसे पहले नाइट्रेट की बात कर रहा है तो हमें पहले नाइट्रेट लिखना है, ये रहा हमारे पास नाइट्रेट NO3-। नाइट्रेट नाइट्रोजन का वो रूप है जिसको पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का वह रूप जो सबसे ज्यादा लिया जाता है वो कौन सा होता है, नाइट्रेट। तो ये क्या कह रहा है, वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड में यानी कि N2O में चेंज हो जाती है ना, यानी कि वापिस एक तरीके से आपको पता है N2O में चेंज हो रही है, ठीक है, नाइट्रोजन के रूप में आ रही है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या अमोनीकरण कहेंगे, क्या नाइट्रीकरण कहेंगे, क्या अमीनीकरण कहेंगे, क्या विनाइट्रीकरण। देखो ये सारे के सारे जो पद दे रखे हैं ये नाइट्रोजन साइकिल के पद हैं, किसके हैं, ये नाइट्रोजन साइकिल के पद है। तो यहाँ पर आप देखो विनाइट्रीकरण हो रहा है, वापिस देखो नाइट्रेट का किसमें चेंज हो रहा है, ये नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, विनाइट्रीकरण, ठीक है। ये आपको पता है स्यूडोमोनास है, बेसिलस है, डीनाइट्रिफिकेंस है, इस प्रकार के जीवाणु के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। तो इसका डी ऑप्शन जो है आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट जवाब है। नाइट्रीकरण के अंदर तो आपको अच्छी तरीके से पता है जो एक तरीके से अपन बात करें ये अमोनियम आयन होता है, ये आपको याद होना चाहिए NO2 में है ना, और उसके बाद NO3- में, ये नाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है। बात करेंगे आगे इनकी भी। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मांट मोरिलोनाइट समूह की धनायन विनिमय क्षमता आपको बतानी है। आपके पास 3 पार्टिकल होते हैं, ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं, एक तो मांट मोरिलोनाइट, केओलिनाइट और एक होता है आपके पास इलाइट। एक तो आपके पास कौन सा सिलिकेट क्ले होता है, मांट मोरिलोनाइट, ठीक है, एक होता है केवोलिनाइट और एक होता है इलाइट। बच्चों आपको याद रखना है ये इनकी संरचना आपको विशेष तौर से पढ़ के जाना है। मैं आपको बता रहा हूं इन तीनों में से कोई एक संरचना जो है एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, तो इन तीनों की संरचना पढ़ जाना। अब यहाँ पर मांट मोरिलोनाइट समूह की धनायन विनिमय क्षमता की बात कर रहा है, इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो औसत कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है यहाँ पर अपन बात करें 20 से 40 कितनी होती है, सॉरी यहाँ पर होती है 60 से 100 के बीच में इसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है। तो मांट मोरिलोनाइट का जो धनायन विनिमय क्षमता जो होता है 60 से 100 सेंटीमोल प्रति केजी इनवर्स, यहां पर याद होना चाहिए। नेक्स्ट इलाइट की औसत धनायन विनिमय क्षमता का औसत मान बताना है, इलाइट की औसत धनायन विनिमय क्षमता बताना है। द एवरेज वैल्यू ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ इलाइट 30, 50, यहां पर 80 और 100। तो यहां पर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होगी वो याद रखना है कितनी होगी, 30 होगी। इलाइट की एवरेज जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो 30 होती है, विशेष तौर से याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सिलिकेट क्ले के प्रकार कौन से हैं। अभी अभी आपको बताए थे सिलिकेट क्ले है ना, सिलिकेट क्ले के आपको प्रकार बताए थे मैंने। सिलिकेट क्ले, देखो बच्चों सिलिकेट क्ले की बात कर रहा है, तो सिलिकेट क्ले में अभी अभी बताया था मैंने, एक तो होता है मांट मोरिलोनाइट, मांट मोरिलोनाइट, इसके अलावा इलाइट और एक होता है केओलिनाइट, ये 3 प्रकार के।
मांटमोरिनोलाइट, इलाइट और केओलिनाइट, ये तीनों प्रकार के आप लोग याद रखेंगे सिलिकेट क्ले होते हैं। क्या होते हैं ये? सिलिकेट क्ले। तो सीधी सी बात है, सिलिकेट क्ले कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो बी ऑप्शन है याद रखना है, और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कौन सा करना है? बी ऑप्शन यहां पर करके आना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, धान की फसल को बोने के लिए मृदा का पीएच मान बताना है। धान की फसल के लिए यहाँ पर मृदा पीएच क्या होगा? क्या यहाँ पर 5.5 से 5.5 से 4.5 से 5.5, 4.5 से 8.5, तो 5 से 5.5 और 9 से 9.5। तो आपको यहाँ पर बताना है धान के लिए पीएच, धान के लिए मृदा पीएच आपको बताना है। तो देखिए यहां पर आपको पता है एक तरीके से आपके पीएच वाला जो चैप्टर है नंबर 5, उसके अंदर यहां पर धान के लिए पीएच जो बताया गया है 4.5 से 8.5 के बीच में यहां पर धान की फसल के लिए यह पीएच रखा जाता है। तो धान की फसल को बोने के लिए उपयुक्त और सुटेबल पीएच कितना होता है बच्चों? 4.5 से 8.5। ये बी ऑप्शन आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पीएच स्केल में 7 प्रदर्शित करता है। देखो बच्चों जब हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर देखो पीएच स्केल बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर पीएच स्केल हमारे पास 0, उसके बाद हमारे पास 7, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पर 14। क्या होता है? 14। ये आपको याद रखना है। अब देखो 0 से यहाँ तक, 0 से हम यहाँ तक की बात करें तो ये हमारे पास आपको पता है एक तरीके से कौन सी कंडीशन होती है? यहां से यहां तक कंडीशन जो होती है अम्लीय कंडीशन। अम्लीय कंडीशन के अंदर H प्लस आयन जो होते हैं वो आपको याद रखना है ज्यादा होते हैं। अम्लीय कंडीशन में क्या होता है? H प्लस आयन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर OH माइनस आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन इधर हम बात करें तो इधर आपको पता है सारी कंडीशन आती है। क्या आती है? सारी है। और इसके अंदर आपको याद रखना है OH माइनस आयन जो है वो ज्यादा होते हैं अम्लीय, यानी कि H प्लस आयन जो होते हैं वो यहां पर क्या होते हैं? कम होते हैं। अब इधर सुनो, आप जब इधर से पीएच स्केल में क्या होता है बच्चों? आप जब इधर से देखो 0 से 7 की तरफ जाते हो तो एक तरीके से आपको पता है जब इधर से इधर जा रहे हो तो आपके पास पीएच तो क्या होती जाती है? पीएच बढ़ती जाती है, H प्लस कम होता जाता है और OH माइनस आयन क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो सीधी सी बात है 7 पे आपको पता है H प्लस और OH माइनस इक्वल, और ये कंडीशन जो होती है उदासीन। क्या होती है? उदासीन होती है। तो अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय मृदा का पीएच मान जो है वो 7 से ज्यादा होता है। 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पर अम्लीय पीएच पर कौन से आयन ज्यादा मिलेंगे, तो H प्लस आयन यहां पर ज्यादा मिलेंगे OH माइनस आयन की कंपेयर में। क्षारीय पीएच पर हम बात करें OH माइनस आयन ज्यादा मिलेंगे, H प्लस आयन यहां पर कम रहेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीएच स्केल में पीएच बराबर 7 प्रदर्शित करता है, तो उदासीनता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? उदासीनता को प्रदर्शित करता है। तो बी ए ऑप्शन इसका राइट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? क्या NO2, क्या NO3, क्या NH4, क्या N2? तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है नाइट्रोजन के कौन कौन से रूप है। देखो एक तो नाइट्रोजन है वायुमंडल में उपस्थित, ये नाइट्रोजन है, आपको पता है इसका अमीनीकरण अमोनीकरण होता है, तो ये आप लोगों को पता है NH4 प्लस आयन में, फिर NH4 प्लस आयन के बाद ये NO2 माइनस में, फिर उसके बाद ये NO3 माइनस में। तो देखो यहां पर कुछ पौधे जो होते हैं वो अमोनियम आयन को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर राइस, चावल जैसे पौधे होते हैं, तो ये आपको पता है नाइट्रोजन का कौन सा रूप लेते हैं? अमोनियम आयन लेते हैं। लेकिन अधिकांश पौधे, यहां पर पूछ रहा है अधिकांश पौधे, तो अधिकांश पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन का याद रखना, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन का नाइट्रेट रूप ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अधिकांश पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन का कौन सा रूप ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट। और आप लोगों को याद होना चाहिए नाइट्रेट से नाइट्राइट से नाइट्रेट जो बदलता है वो आपको पता है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु बदलता है। बात करेंगे आगे इसका। चलो तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? NO3 माइनस। और चावल वगैरह जो होते हैं ये अमोनियम आयन को यहां पर ज्यादातर ग्रहण कर लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सल्फर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है के आविष्कारक कौन है? आपको सल्फर का आविष्कारक बताना है। सल्फर की खोज किसने की थी? ये आपका आंसर क्या है बताना है।
क्या यहाँ पर पेटरसन ने की है, क्या लेविन ने की है, कि डी स्योसर ने या सोस, बताइएगा। सल्फर जो होता है बहुत जरूरी एलिमेंट होता है। सल्फर 3 अमीनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता देता हूं। 3 अमीनो अम्ल जो होते हैं इनके लिए बहुत जरूरी होता है। और ये 3 अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? SMS, है ना, SMS सिस्टीन, सिस्टीन, मिथियोनिन, मिथियोनिन और सिस्टाइन। इन तीनों के संश्लेषण के लिए सिस्टाइन, इन तीनों के लिए आपको याद रखना है यहां पर कौन जरूरी है? सल्फर। और इसका राइट आंसर क्या होगा? पेटरसन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो है पेटरसन हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर नेक्स्ट, ठीक है। राइट आंसर इसका पेटरसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फसलों में एंडोसल्फान, एंडोसल्फान एक प्रकार का कीटनाशी होता है बच्चों। क्या होता है? कीटनाशी होता है। 35 सीसी के प्रयोग पश्चात प्रतिरक्षा अवधि बतानी है। प्रतिरक्षा अवधि का मतलब है एक तरीके से प्रयोग करने के बाद उसका इफेक्ट जो होता है, देखिएगा। तो यहाँ पर प्रतिरक्षा एंडोसल्फान की कितनी होती है? क्या 10, 20 से 30 होती है? 15 से 18 होती है? क्या 10 से 12 होती है? क्या 4 से 5 होती है? तो एंडोसल्फान की प्रतिरक्षा जो अवधि होती है वो आपको बताया 10 से 12 दिन की होती है। कितने दिन की होती है बच्चों? 10 से 12 दिन की होती है। नेक्स्ट, कृषि रसायन के डिब्बों पर अंकित चमकीले रंग, है ना। यहां पर एक तरीके से कृषि रसायन के जो डिब्बे होते हैं आपने देखा होगा, जो एक तरीके से रसायन के डिब्बे होते हैं उनमें आपको याद रखना है किस तरह का निशान, किस तरह का रंग वहां पर लगा हुआ है। उस रंग के आधार पर आपको बताना है कि कौन किस तरह से यहां पर काम कर रहा है। कृषि रसायन के डिब्बों पर अंकित चमकीले नीले रंग का, है ना, मोनोग्राम प्रदर्शित करता है। देखो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, अत्यधिक जहरीला है, इस पर तो आपको पता है रेड कलर। कौन सा होता है बोलो? रेड कलर। यदि कीटनाशक का डिब्बा अत्यधिक जहरीला है तो इस पर रेड कलर यहां पर याद रखना है। अधिक जहरीला जो होता है वो आपको पता है इस पे येलो कलर का साइन बना होता है। कैसा होता है? येलो कलर। कम जहरीला होता है इस पे ग्रीन कलर का, कैसा, है ना, ग्रीन कलर का। और आपसे पूछा गया है यहाँ पर ब्राइट कलर का, ब्राइट ब्लू कलर का है, तो यहाँ पर याद रखना है ब्लू कलर जो होता है मध्यम जहरीलेपन को बताता है। किसको बताता है? ये मध्यम जहरीलेपन को बताता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कृषि रसायन के डिब्बे पर अंकित चमकीले रंग, नीले रंग का मोनोग्राफ प्रदर्शित करता है मध्यम जहरीला। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर याद रखना। अगला, एस्कोर्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है। एस्कोर्बिक अम्ल पेलेग्रा होगा, रतौंधी होगा, बेरीबेरी। बेरीबेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विद्यार्थियों याद रखना है। पेलेग्रा रोग जो है यहाँ पर आपको पता है विटामिन B3 की। और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी। और विटामिन सी जो होता है इसी को एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं बच्चों? एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी। क्या हो जाएगा? स्कर्वी। याद रखना है, विटामिन की पूरी टेबल आपको मैंने पढ़ा रखी है, तो आप लोग विशेष तौर से उसको जरूर देखें। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न। नाइट्रोजन नत्रजनीय जैव उर्वरक एजेटोबैक्टर फसल के लिए, देखो चना, मटर और मूंगफली, ये तीनों तो दलहनी फसल है ना। ये तीनों जो है आप लोगों को याद रखना है, तीनों दलहनी फसल है। कैसी है ये? दलहनी फसल। और दलहनी फसलें हैं तो इनके अंदर तो विशेष तौर से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करता है वो कौन सा करता है? राइजोबियम। कौन सा करता है? राइजोबियम विशेष तौर से आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन यहाँ पर एजेटोबैक्टर जो है वो किस में होगा? तो वो गेहूं के अंदर होगा। तो चना, मटर, मूंगफली, इनके अंदर तो हम क्या काम में ले सकते हैं बच्चों? राइजोबियम। क्या काम में ले सकते हैं? राइजोबियम। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्योंकि आपको पता है एजेटोबैक्टर जो है धान की यानी कि एक तरीके से गेहूं के लिए बढ़िया रहने वाला है। उधर जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। टाइलिन, यह तो मुंह की लार में उपस्थित होता है, वेरी इंपोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है? टाइलिन होता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सा? प्रोटीन का पाचन करता है। और उधर में यही आपको याद रखना है, यहां पर पेप्सिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला,
संगमरमर में प्रमुख रूप से कौन सा खनिज, संगमरमर आपको पता है चट्टान है, इसमें प्रमुख रूप से क्या क्वार्ट्ज होगा, फेल्ड्स्पार होगा, माइका होगा, कैल्साइट होगा। तो संगमरमर के अंदर आप लोगों को याद रखना है एक तरीके से कैल्साइट खनिज होता है। कौन सा खनिज होता है? कैल्साइट खनिज होता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने, मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है, कैल्सीकरण, निक्षेपण, निक्षालन। आपको पता है एक तरीके से ह्यूमिफिकेशन है, कैल्सीकरण है, निक्षालन है, निक्षेपण है, और इसके अलावा आपको पता है लवणीकरण है, कार्बोनेशन है, और इसके अलावा हम और बात करें पेडोटर्बेशन। ये सारी की सारी मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं हैं। तो आपको पता है कैल्सीकरण, निक्षेपण, निक्षालन, ये सभी मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं हैं, और इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा? नंबर डी नंबर इसका। इसके अलावा भी आपको पता है, मैंने बोल दिया ना, ह्यूमिफिकेशन है, इसके अलावा निक्षेपण है, निक्षालन है, लवणीकरण है, कार्बोनीकरण है, विकार्बोनीकरण है, पेडोटर्बिनेशन है, ये सारी की सारी मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है। 9 प्रक्रियाएं हैं, आपको पूरी पढ़ा रखी है मैंने। अब है यहां पर एक तरीके से आपके खाली स्थान है ना। चूना पत्थर है, लाइमस्टोन इज ए रॉक, किस प्रकार का? तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। किसका है ये? अवसादी है, ध्यान रखना है, अवसादी चट्टान। चट्टान चूना पत्थर चट्टान अवसादी चट्टान का यह उदाहरण है, याद रखना है आपको। सामान्यतः मृदा में जीवाश्म पदार्थ यानी कि जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होगी? तो 0.5 से 1% के आसपास, याद रखना है। जीवांश पदार्थ के स्रोत कौन से होते हैं? तो यह भी याद रखना है, जीवांश पदार्थ के स्रोत जो होते हैं जंतु स्रोत होते हैं, जिसमें गोबर वगैरह पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ ये आते हैं, और पादप स्रोत जो होते हैं ये जीवांश पदार्थों के स्रोत है। पादप स्रोत में ध्यान रखना है, पेड़ पौधों के अवशेष और हरी खाद की फसलें जो होती है ये पादप स्रोत होते हैं। इलाइट का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको, इलाइट का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो देखिएगा इसका रासायनिक सूत्र इसमें क्या क्या है, तो इसके अंदर ध्यान रखना है Kal4SiO Si8, Si8, ध्यान रखना है Si8 O20OH का होल 4, ये याद रखना है एक तरीके से इलाइट का रासायनिक सूत्र है। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, इलाइट, मांट-मोरिलोनाइट और केओलिनाइट, इन तीनों की संरचना को आप विशेष तौर से पढ़ के जाए। देखो आपको पता है मांट-मोरिलोनाइट और केओलिनाइट की संरचना जो होती है उसमें परतों के बीच में, सिलिका और एल्यूमिना की परतों के बीच में पोटेशियम नहीं आएगा, जबकि यहां पर इलाइट में ध्यान रखना है सूत्र में पोटेशियम आ रहा है, तो उनकी संरचना जो बनाओगे आप उनमें आपको पता है जरूर पोटेशियम आपको देखने को मिलेगा। चूना पत्थर का उपयोग मृदाओं को सुधारने के, कुल मिला के चूना की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है अम्लीय मृदाओं में, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तरीके से चूना इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक की कमी से धान में खेरा रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है? खेरा रोग। जिंक की कमी से अन्य आपको और बता देता हूं, जिंक की कमी मान लो एक लिखने में आ जाए, तो जिंक की कमी से आप लोग याद रखना है कौन कौन से होते हैं? मक्का का सफेद कली का रोग, मक्का का सफेद कली का रोग, ये भी आपको पता है, सफेद कली का रोग जिंक की कमी से कली का रोग, ठीक है। नींबू वर्गीय पत्तियों में छोटी पत्ती रोग, नींबू वर्गीय में छोटी पत्ती रोग, छोटी पत्ती रोग, ये याद रखना है। और धान का खेरा तो आपसे पूछा गया ही, धान का खेरा तो बोलो आपसे पूछ ही रहा है, तो ये 3 रोग विशेष तौर से आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेरा बच्चों। अगला प्रश्न है आपके सामने, पानी में फ्लोराइड की सांद्रता है ना, आपको पता है पानी में फ्लोराइड की जो सांद्रता है वो कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो पानी में फ्लोराइड की सांद्रता 5 मिलीग्राम, ध्यान रखना है कितनी है? 5 मिलीग्राम प्रति लीटर, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। इससे फिर आपको पता है एक तरीके से हड्डियां क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है, भंगुर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ये याद रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा, नाइट्रेट पानी के अंदर नाइट्रेट की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना है 45 मिलीग्राम प्रति लीटर। देखो आपको पता है इससे अधिक आपको पता है पानी के अंदर नाइट्रेट है तो मेथेनो हीमोग्लोबिन, मेथेनो हीमोग्लोबिमिया, ठीक है। और आपको पता है मेथेनो हीमोग्लोबिमिया जिसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाइट्रेट की जो है जल के अंदर मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए, ये नहीं कि अनलिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आपको पता है जल के अंदर नाइट्रेट बढ़ता ही जा रहा है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
देखो पर्यावरण प्रदूषण मुख्य रूप से प्राकृतिक जन्य और कैसा है, मानव जन्य। मानव जन्य याद रखना है, मानवीय कारणों से, मानव जन्य, मानवजन्य, ठीक है। तो ये याद रखना है एक तरीके से। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, और ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड होता है, याद रखना है मोनोसेकेराइड। क्या होता है बच्चों, मोनोसेकेराइड, आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से क्या है, अपन ग्लूकोज का सूत्र भी यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, गाय के दूध में पीलापन। देखो गाय के दूध में पीलापन पूछा गया है, तो सीधी सी बात है कैरोटीन। किसकी वजह से होता है, कैरोटीन। गाय का घी पूछ ले तो भी कैरोटीन। यदि आपसे पूछा जाए गाय के घी में पीलापन, घी में पीलापन, तो गाय के घी में पीलापन जो होता है वो भी किसकी वजह से होता है, कैरोटीन। बोलो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन। और गाय के दूध, यहां पर दूध का सफेद रंग पूछा जाए, दूध का सफेद रंग, तो याद रखना है दूध का सफेद रंग जो होता है केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। बोलो किसकी वजह से होता है, केसिन प्रोटीन की वजह से। ये याद रखना है केसिन प्रोटीन, ठीक है, दूध में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहां पर अपने खाली स्थान वाले जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो हो गए। अब है उसके बाद यहां पर भास्मिक चट्टानों में सिलिका की मात्रा बतानी है, ठीक है। देखो यहां पर भास्मिक चट्टानें, देखो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पहले ही बता दिया, क्या, रासायनिक संगठन आ गया ना। रासायनिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार की होती है। रासायनिक संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानें, के आधार पर आग्नेय चट्टानें, आग्नेय रॉक्स। अब ये 3 प्रकार की है बच्चों। ये 3 प्रकार की कौन कौन सी है, ये हमें विशेष तौर से याद होना चाहिए। तो रासायनिक संगठन के आधार पर याद रखना है कौन कौन सी है। एक तो होती है आपके पास भास्मिक, अम्लीय और माध्यमिक, ठीक है। एक तो होती है आपके पास भास्मिक होती है, भास्मिक होती है, और एक अम्लीय होती है, और एक आपके पास कौन सी होती है, माध्यमिक। अब यहां पर आपसे पूछा गया है भास्मिक चट्टानों में सिलिका की मात्रा, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा सिलिका की मात्रा तो होगी आपके, है ना, अम्लीय में। यहां पर 65 से 85% ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा सिलिका SiO2 सबसे ज्यादा अम्लीय में। उसके बाद माध्यमिक में 55 से 65, ठीक है। और इधर आपको पता है 45 से 55, 45 से 55, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो भास्मिक आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा, तो भास्मिक ये रहा 45 से 55%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 से 55%। सभी का बता दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 वर्ड जो है आंसर यहां पर देना है बच्चों। अगला सवाल आपके, मृदा कोलाइड्स किसे कहते हैं। मृदा कोलाइड्स की परिभाषा आपसे पूछी गई है। तो आपको ऐसा मृदा कण जिनका व्यास, देखो मृदा कोलाइड्स जो होता है इनका यदि आपसे जनक पूछ लिया जाए तो याद रखना है थॉमस ग्राम होता है। ये तो आप लोगों को छोटी मोटी चीजें बता देता हूं मैं, बाकी आपको पता है ऐसे मृदा कण, ऐसे मृदा कण। बच्चों मेरा मकसद यहाँ पर परिभाषा देना है, थॉमस ग्राम इसलिए बताया, मान लो 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। ऐसे मृदा कण जिनका व्यास, जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है, जो कोलाइडल गुणधर्म रखते हैं, है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रसारित हो सकते हैं। भस्म संतृप्त मृदा से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो भस्म संतृप्त मृदा, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। क्या है इसकी, वे मृदा जिनके, है ना, वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण विनिमय कोलाइडी संकीर्ण विनिमय कैल्शियम आयन से परिपूर्ण होते हैं, ठीक है, परिपूर्ण होते हैं। तो ये आपको पता है एक तरीके से क्या हो गया, ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो क्या है, वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण विनिमय कैल्शियम आयन,
यानी कि जिनमें विनिमयशील कैल्शियम आयन जो है परिपूर्ण है, वो एक तरीके से भस्म संतृप्त मृदा कैल्शियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट अगला है मृदा अम्लता के प्रकार लिखिए। मृदा अम्लता दो प्रकार की होती है, सक्रिय अम्लता और विनिमय अम्लता। ठीक है, एक तो होती है सक्रिय अम्लता, सक्रिय अम्लता होती है, और दूसरी होती है हमारे पास विनिमय एक्सचेंज विनिमय अम्लता। तो मृदा अम्लता दो प्रकार की होती है, ये भी हमें याद रखना है। पौधों में पोटेशियम तत्व का कोई एक कार्य लिखिए। देखो पोटेशियम जो होता है इसको एक तरीके से हम ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन। अब इसके बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक ही पूछा गया है, पुलिसमैन। हिडन हंगर को भी दर्शाता है, हिडन हंगर छिपी हुई भूख, हिडन हंगर को भी दर्शाता है। इसका कार्य यदि आपसे पूछा जाए कार्य, तो पौधों में रंध्रों को खोलने में मदद, पौधों में रंध्रों को खोलने में मदद। ठीक है, रंध्रों को खोलने में मदद। तो इस तरीके से अपन क्या है, एक वर्ड में इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अभी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर। यदि पीने का पानी है बच्चों, पानी के अंदर आपको पता है लगातार नाइट्रेट आयनों की सांद्रता बढ़ती जा रही है, तो मिथेनो हीमोग्लोबिमिया, मिथेनो हीमोग्लोबिमिया नामक बीमारी हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो आपको पता है जब जल में एक तरीके से यहाँ पर नाइट्रेट आयनों की सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है, जिससे जल प्रदूषित होता है, और वो आपको पता है एक तरीके से मिथेनो हीमोग्लोबिया, और इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, याद रखना है। तो पानी में नाइट्रेट की अधिक सांद्रता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम पनपता है। ग्लाइसिन एमिनो अम्ल का संक्षिप्त नाम लिखिएगा। तो ग्लाइसिन एमिनो एसिड जो होता है GL, याद रखना है GLY, और इसका याद रखना है शॉर्ट SA। तो इस तरीके से ये संक्षिप्त नाम है इसका ग्लाइसिन को। ऐसे ही बाकी एमिनो एसिड को भी आप जरूर देख के जाए बच्चों। अगला प्रश्न है दूध का एक कोई भौतिक गुण लिखो। अब दूध के कई सारे भौतिक गुण हैं, आप लोगों को याद रखना है। चलो, जैसे अपन यहां पर बात करें दूध का भौतिक गुण है, जैसे अपन यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। जैसे इसका आपेक्षिक घनत्व, दूध का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 1.028 से 1.032 के बीच में होता है। इसका उबाल बिंदु जो है वो आपको याद रखना है, उबाल बिंदु 101 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इस तरीके से दो लिख दिए, कोई सा भी एक लिखना। अम्लीयता लिख सकते हो 0.12 से 12.14। धनायन क्या होते हैं? आपको पता है मिट्टी के अंदर कई सारे धनायन होते हैं, जैसे अपन बात करें कैल्शियम प्लस है, मैग्नीशियम प्लस है, ठीक है, NH4 प्लस है, ठीक है, इसके अलावा सोडियम प्लस है। ये सारे के सारे क्या है? धनायन है। और धनायन विनिमय जो होता है इसी को हम एक तरीके से धनायन विनिमय को ही हम एक तरीके से विनिमय, इसी को भस्म विनिमय भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भस्म विनिमय, यानी कि क्षार, है ना, विनिमय। तो ये भी अपने को यहां पर याद रखना है। उभय प्रतिरोधी क्या है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आपको पता है उभय प्रतिरोधी क्या होते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ ध्यान रखना है, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन की पीएच को परिवर्तित करने के लिए, ध्यान रखना है, परिवर्तित करने के लिए किसी अम्ल या क्षार की मात्रा, है ना, क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा का प्रयोग। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन की पीएच को परिवर्तित करने के लिए किसी अम्ल या क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वे उभय प्रतिरोधी कहलाते हैं।
तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, इसका आंसर है। तो उभय प्रतिरोधी आप लोग अच्छे से यहाँ पर पढ़ के जाए। आ गई बच्चों बात समझ में। तो उभय प्रतिरोधी पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में किसी अम्ल या क्षार की पीएच जो है यहाँ पर, है ना, जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन की पीएच को परिवर्तित करने के लिए किसी अम्ल या क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा यहाँ पर मिलाते हैं, तो ये आपको याद रखना है उभय प्रतिरोधी। अब है हमारे पास खंड बी, लघुरात्मक उत्तर शब्द सीमा 50। अब बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, देखिएगा 50 शब्द के अंदर आपको आंसर देने का प्रयास करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सबसे पहले मृदा निर्माण करने वाले कारकों का नामांकित चित्र बनाइए। अब मृदा निर्माणकारी जो कारक हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। जैसे मृदा निर्माणकारी कारक, है ना, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूं। देखो बड़े क्वेश्चन है, आप लोगों को इनके आंसर खुद को करने पड़ेंगे। मृदा निर्माणकारी कारक हिंट में दे देता हूं। देखिएगा मृदा निर्माणकारी है हमारे पास, मृदा निर्माणकारी एक तो सक्रिय कारक, कौन से होते हैं, सक्रिय कारक, ध्यान रखना है, सक्रिय कारक, सक्रिय कारक, और दूसरे होते हैं निष्क्रिय कारक। कौन से होते हैं, पैसिव, निष्क्रिय कारक, निष्क्रिय कारक। अब सुनो बच्चों, यहां पर सक्रिय कारक के अंदर याद रखना है जे जे, जय जय, दोनों में जय जय, मतलब जलवायु और जैव मंडल, दोनों में जय जय वाले यहां पर आ गए, ठीक है। बच गए निष्क्रिय में पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, स्थलाकृति और समय। समय ये आपको पता है निष्क्रिय कारकों में आते हैं। तो मृदा निर्माणकारी कारक जो है आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों, याद रखना। तो ये अपने बड़े क्वेश्चंस चल रहे हैं 50 शब्द वाले। अगला प्रश्न है, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन कीजिए। अब जीवांश पदार्थों के विच्छेदन, यानी कि जीवांश पदार्थों का विच्छेदन का मतलब होता है अपघटन, डीकंपोजिशन, है ना। तो जीवांश पदार्थ जो है इनके अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक, जीवांश पदार्थ का अपघटन। तो इनके अपघटन को सबसे पहले तो हमें यह याद होना चाहिए, नेचर ऑफ मैटर, प्रकृति पदार्थ की नेचर क्या है, ठीक है। अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक हमारे पास कौन कौन से, है ना, पादप पदार्थ की प्रकृति, पादप पदार्थ की प्रकृति, इसके अलावा मृदा ताप, मृदा नमी, मृदा वायु संचार, वायु संचार और CN अनुपात, CN अनुपात, ठीक है। तो ये आप लोगों को विशेष तौर से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के सामने है, इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा में ह्यूमस के कोई 3 महत्व लिखो। अब सीधी सी बात है, ह्यूमस जो होता है ये आपको पता है पोषक तत्वों का भंडार होता है। ह्यूमस क्या होता है, पोषक तत्वों का भंडार होता है। अब इसको मिट्टी में आप मिलाओगे तो किन किन चीजों पे, सीधी सी बात है, ह्यूमस को मिट्टी में डालोगे तो ह्यूमस जो होता है आपको पता है क्या क्या, मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ा देगा, है ना। मृदा जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मृदा जल धारण क्षमता जो है इसको क्या कर देगा बच्चों, इंक्रीज कर देगा, याद रखना है। मृदा में पोषक तत्वों को, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाएगा, पोषक तत्व जो है इनकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ये भी याद रखना है। इसके अलावा आपको पता है मृदा वायु में सुधार होगा, मृदा वायु जो है, मृदा वायु, मृदा वायु संचार, वायु संचार, इसमें भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा पौधों के लिए पोषक तत्वों की सप्लाई होगी। कई सारे फायदे हैं ह्यूमस को आप मिट्टी में मिलाते हो तो। नेक्स्ट, धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता में आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट यहाँ पर समझाना है, ठीक है। तो देखिएगा धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता आपको पता ही है एक तरीके से क्या होती है बच्चों, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता जो होती है मृदा उर्वरता, ठीक है, ये याद रखना है। तो सीधी सी बात है, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी तो मृदा उर्वरता भी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी।
यानी कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, है ना, कैटायन एक्सचेंज का मतलब होता है धनायनों को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पर आपको पता है सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो भी आप लोगों को याद रखना है लगातार बढ़ेगी। तो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अच्छी होगी तो मृदा उर्वरता अच्छी होगी, क्योंकि आपको पता है धनायन विनिमय क्षमता अच्छी होगी तो धनायनों को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी अच्छी रहेगी, तो धनायन आपको पता है मृदा में संचार स्टोर होंगे और इससे आपको पता है सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, है ना, मृदा पीएच का पौधों में पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव समझिए। तो देखो आपको पता है पीएच, जैसे अपन बात करें पीएच जो होती है अधिकांश पोषक तत्व, याद रखना है बच्चों, अधिकांश न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अधिकांश पोषक तत्व आपको पता है पौधों को सारीय पीएच पर, किस पर, सारीय पीएच पर, ध्यान रखना है पीएच पर उपलब्ध होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, सारीय पीएच पर उपलब्ध होते हैं। तो अधिकांश पोषक तत्व पौधों को सारीय पीएच पर उपलब्ध होते हैं। कुछ एक जैसे अपन बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह, ये अम्लीय पीएच पर। मोलिब्डेनम जो होते हैं ये आपको पता है जैसे सारीय पीएच पर, ठीक है, सॉरी उदासीन पीएच पर, यहाँ पर उदासीन पीएच आएगा, है ना। मोलिब्डेनम वगैरह जो होते हैं ये पीएच अधिक होती है तो पौधों को ये प्राप्त होते हैं, है कि नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि पोषक तत्व जो होते हैं ये कहीं ना कहीं पीएच से संबंधित होते हैं। तो इस पैराग्राफ को एक बार जरूर पूरा पढ़ के जाएं आप लोग। नेक्स्ट, मृदा अम्लता का पौधों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव। अब आपको पता है यदि अम्लता होगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रभाव अपन बात करें, मृदा अम्लता जो है आप लोगों को याद रखनी है देखिए क्या क्वेश्चन है मृदा अम्लता का। देखो आपको पता है मृदा अम्लता के कारण आपको पता है पौधों में अनेक रोग हो जाते हैं, पौधों में क्या हो जाते हैं, अनेक रोग हो जाएंगे मृदा अम्लता का अप्रत्यक्ष प्रभाव में, पौधों में क्या हो जाएंगे, अनेक रोग हो जाएंगे, ये भी याद रखना है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों की लाभदायक क्रिया प्रभावित होगी, ध्यान रखना है, सूक्ष्म जीवों की लाभदायक क्रियाएं प्रभावित होगी, लाभदायक क्रियाएं प्रभावित, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर और भी पढ़ के जा सकते हो, सूक्ष्म जीवों की लाभदायक क्रियाएं यहाँ पर प्रभावित होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। अधिक अम्लता के कारण ध्यान रखना है, यदि अम्लता अधिक है तो सीधी सी बात है मृदा के अंदर ध्यान रखना है K+ और C है ना, Ca++ आयनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अधिक अम्लता पर क्या क्या परेशानियां यहाँ पर मिट्टी में हो सकती है। पौधों में फास्फोरस की कमी का कोई एक लक्षण आपको लिखना है, फास्फोरस की कमी। तो फास्फोरस की कमी देखो आपको पता है फास्फोरस जो होता है पादप जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है, तो यदि आप मुझे बताओ फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर पौधों की जड़ों पर क्या है, एक तरीके से विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ये याद रखना है, ठीक है। पौधे की लंबाई, यहाँ पर पौधे की पर्व लंबाई घट जाएगी, याद रखना है, ठीक है। तो पहला है आपको याद रखना है कोई कमी के कोई 3 लक्षण, जैसे पौधों की जड़ों की लंबाई जो होगी ये नहीं बढ़ेगी, याद रखना है। पौधों की जड़ों की लंबाई यहाँ पर आपको पता है ये सीधी सीधी बाधित हो जाएगी यहाँ पर विशेष तौर से। इसके अलावा बीज अंकुरण में समस्या आएगी, याद रखना है, बीज अंकुरण में पौधे छोटे रह जाएंगे, है ना, पौधे छोटे रह जाएंगे, अंकुरण में समस्या रहेगी। इसके अलावा पत्तियों का रंग जो होता है बैंगनी हो जाएगा, याद रखना, हल्का बैंगनी, पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाएगा, भूरा। इस तरीके से आपको क्या है आंसर देना है बच्चों। तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक उर्वरकों के द्वारा होने वाले प्रदूषण। अब यहाँ पर रासायनिक उर्वरक जो है आपको पता है केमिकल फर्टिलाइजर यदि हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो मृदा की भौतिक रासायनिक सभी प्रकार की संरचना खराब हो जाती है, मृदा प्रदूषण बढ़ता है,
और आप लोगों को पता है मृदा के अंदर एक तरीके से इन रासायनिक उर्वरकों के अवशेष जो है लंबे समय तक बने रहते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलताएं बाधित होती है, पौधों की जड़ विकास जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, मृदा में वायु संचार बिगड़ जाता है। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को याद रखना है रासायनिक उर्वरकों के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर आप देख सकते हो। वायु प्रदूषण के कोई 3 स्रोत। अब वायु प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है ना, तो वायु प्रदूषण के स्रोतों की हमारे को यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। पूरा का पूरा वायु प्रदूषण आप लोगों को पढ़ा रखा है, वायु प्रदूषण के स्रोत। ठीक है, वायु प्रदूषण के स्रोत जैसे अपन बात करें, यहां पर औद्योगिक कारखानों से निकलने वाली गैसें होती है, औद्योगिक कारखानों से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैसें, ठीक है। प्रदूषणकारी क्या होती है बच्चों, गैसें होती है। घरेलू दहन से, है ना, घरेलू दहन, घर पे आपको याद है कुछ ना कुछ अपन जला ही रहे हैं, जैसे कुछ भी घरेलू दहन से, है ना, घरेलू दहन से। ये भी आप लोगों को याद रखना है। यातायात के ईंधन से, यातायात के ईंधन से, ये याद रखना है, यातायात के ईंधन से, विलायकों के प्रयोग से, इनकी डिटेल आप देखें, है ना, कृषि क्रियाओं से, तो आपको यहां पर ये सारे के सारे क्या है, वायु प्रदूषण के स्रोत है। इस तरीके से इनके बारे में पूरी आपको जानकारी रखनी है। अगला क्वेश्चन, खाद्य रंग किसे कहते हैं। अब देखो 10वें चैप्टर से ये क्वेश्चन आया। कहां से आया बच्चों, 10वें चैप्टर से आया, ध्यान रखना। ठीक है, तो खाद्य रंग किसे कहते हैं। खाद्य रंग आपको पता है, खाद्य रंग क्या होते हैं, एक तरीके से प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थ। ये प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, ये आपको पता है प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसका प्रयोग मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थ को, इनका प्रयोग ध्यान रखना है, जो मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थ है, मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थ को अधिक आकर्षक और रंगीन बनाने में किया जाता है। अधिक आकर्षक एवं रंगीन बनाने में, ठीक है। तो देखो ये क्या होते हैं, प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनका प्रयोग मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाने पीने की सामग्री होती है, उनको रंगीन, जैसे मिठाइयों के ऊपर आपने देखा होगा एक तरीके से हम यहाँ पर रंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रंग लगा देते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो वो आकर्षक बन जाती है, और इनके उपयोग आपको पता ही है, एक तरीके से इससे मूल्य संवर्धन में, यानी कि मूल्य में बढ़ोतरी होती है, ध्यान रखना है। और सबसे कॉमन रंजक जो होता है ना, कोलतार रंजक होता है। सबसे खाद्य प्रमुख रंजक कौन सा होता है, कोलतार, याद रखना है, कोलतार रंजक सबसे प्रमुख है, कोलतार रंजक। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, खंड सी में देखो शब्द सीमा लगभग 100 शब्द हो जाएंगे। शब्द सीमा जो है यहाँ पर कितनी रहेगी, 100। यहाँ पर 100 वर्ड के अंदर आंसर आपको देना है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन की अपन बात करें, क्षारीय मृदा के सुधार हेतु गंधक के उपयोग को लिखिए। अब गंधक जो है सल्फर, यहाँ पर बात कर रहा है क्षारीय मृदा के सुधार के लिए आपको गंधक का यहाँ पर क्या प्रयोग है ये देखना। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये 6ठे चैप्टर से आया, तो आप लोगों को यहाँ पर आइडिया लगा लेना है कि यहाँ पर एक तरीके से कि छठा जो चैप्टर है, इससे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गंधक का प्रयोग आपको कैसे करना है, क्षारीय मृदा के सुधार है तो जिप्सम। अब देखो जिप्सम वाला तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिप्सम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिप्सम की अपन बात करें तो जिप्सम जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, और सबसे पहले इसका प्रयोग जो है एक तरीके से JW लेदर ने, इसका प्रयोग जो है याद रखना है, सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में JW लेदर ने किया। ठीक है, JW लेदर ने क्या है, इसका प्रयोग किया। अब देखो इसके अंदर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जिप्सम के अंदर यदि आपसे कैल्शियम पूछा जाए
तो 23.2% इसके अंदर कैल्शियम होता है। यदि आपसे पूछा जाए सल्फर तो 21% के आसपास सल्फर होता है, ये याद रखना है विशेष। तो सॉरी, सल्फर जो होता है 18.6% के आसपास, याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर यदि आपको सल्फर पूछा जाए 18.6% और जल पूछा जाए तो इसके अंदर कितना होगा, 21%। तो आपको पता है क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम जो है, ध्यान रखना है, सबसे बढ़िया मृदा सुधारक क्षारीय मृदा के लिए माना जाता है। किसके लिए? क्षारीय मृदा के लिए माना जाता है, ये याद रखना है। तो इस तरीके से आप क्या है आंसर्स यहां पर दे सकते हो। तो मुख्य रूप से आपको मैंने बता दिया है जिप्सम, इसका फॉर्मूला याद रखे CaSO4.2H2O, ठीक है। और जब जिप्सम को, एक चीज और है, जब जिप्सम को आप मिट्टी में डालते हो तो जिप्सम का जो कैल्शियम आयन होता है ये आपको पता है दूसरे क्षारीय धनायनों को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो जैसे सोडियम आयन प्रेजेंट है तो उनको प्रतिस्थापित ये कर देगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न, एंजाइम से क्या अभिप्राय है ना। अब बड़े बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर एंजाइम। अब ये 10वें नंबर का चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री, तो आप लोगों को विशेष तौर से याद रखना है, इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, एंजाइम से क्या अभिप्राय है, इनके वर्गीकरण। आपको पता है इनके वर्गीकरण की 6 क्लास है, याद रखना है। एंजाइम क्या होते हैं, जैव विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं, ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं, विशिष्ट उत्प्रेरक जो अभिक्रियाओं की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये सारे आपको पता है प्रोटीन रूपी होते हैं, ठीक है। अभिक्रियाओं की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। या इसके अथवा में कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले हैं उनके बारे में, और इसके 2 मुख्य वर्ग जैसे मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, इस टाइप से आप लोगों को इनके बारे में डिटेल पढ़ के जाना है विशेष तौर से। इसी तरीके से अपने पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, दूध की पास्तुरीकरण की कम ताप, है ना, कम ताप व अधिक समय, यानी कि ये बोल रहा है लो टेम्परेचर। क्या बोल रहा है बच्चों, लो टेम्परेचर और हाई टाइम, है ना, यानी कि आपको पता है समय की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो लो टेम्परेचर यानी कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और हाई टाइम यानी कि 30 मिनट के लिए इस विधि की बात कर रहा है। तो इस विधि को आप पूरा पढ़ के जाए, इसको समझाए। दूध की पास्तुरीकरण की उच्च ताप में आपको पता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा लगभग, और इसमें समय जो रहेगा वो 15 सेकंड। कितना है, मुख्य बातें तो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दूध के पास्तुरीकरण की यहाँ पर सारी चीजें याद रखनी है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसी तरीके से अब है आपके सामने निबंधात्मक प्रश्न, बड़े प्रश्न की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो देखो बड़ा प्रश्न है यहाँ पर क्या है, देखिएगा। पहला है अमोनियम सल्फेट, आपको पता है का संगठन, कोई 2 गुण, अभिक्रिया, फसलों पर पड़ने वाले। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है 8वें चैप्टर से। तो इसका मतलब 8वें चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आएगा। अमोनियम सल्फेट आपको पता है NH4 उनका, है ना, SO4, SO4 होल्ट, ये अमोनियम सल्फेट होता है। अब अमोनियम सल्फेट के अंदर आपको याद रखना है, इसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह याद रखना है, कितनी होती है, 20.6% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होती है। बाकी सारी चीजें जब इसको मिट्टी में डाला जाता है तो आपको पता है ये अमोनियम आयन और प्लस सल्फेट आयन में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनियम आयन का क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है, और ये आपको पता है नाइट्रेट बना देता है। अमोनियम सल्फेट का मृदा में अधिकतर प्रयोग करने से इससे अम्लीयता बढ़ती है, ये याद रखना है। ये नहीं आता है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP की अपन को यहाँ पर जानकारी देनी है। तो इस तरीके से बड़े क्वेश्चंस जो है आपकी 8वें चैप्टर से बन रहे हैं, तो इनके बारे में आपको क्या है थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर पढ़ के जाना है। उसके बाद है अगला वर्मी कल्चर क्या होता है। देखो वर्मी कंपोस्ट वाला यहाँ पर केचुए की यहाँ पर बात हो रही है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विस्तार पूर्वक विधि। तो याद रखना है वर्मी कंपोस्ट वाला जो केचुए के द्वारा निर्मित जो खाद होती है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और वर्मी कंपोस्ट में आपको पता है केचुए की इंडोजिक, एपिजिक, डायोचिक 3 प्रकार की प्रजातियां होती है, और इनसे कैसे अपन एक तरीके से वर्मी बेड तैयार करते हैं, और वर्मी बेड में अपन किस तरीके से अपशिष्ट पदार्थों का स्टोर करके उसमें केचुए डाल के अपन यहाँ पर कंपोस्ट बनाते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बच्चों आपको देख के जानी है। ये 11वें चैप्टर से।
यदि ये नहीं आता है तो आपको कंपोस्ट वाला, कंपोस्ट आपको पता है एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें वायवीय क्रियाओं के माध्यम से अपन क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। इसकी नाडेप विधि को आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से क्या है, अपने बड़े क्वेश्चंस जो है इनके आंसर भी आप दे सकते हो। तो इस तरीके से एक मॉडल पेपर जो है बच्चों मैंने आप लोगों को करवाया है। बड़े क्वेश्चंस को आप, है ना, मैंने बोल के आपको बताया है क्योंकि आपको पता है आपको वहां 3.25 घंटे के अंदर मिलेंगे, मैं इसको 1 घंटे में करवा रहा हूं, तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे काफी यहाँ पर चीजें पेपर के अंदर बताई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा एक मॉडल पेपर अपन ने लिया, यही पैटर्न आपके रहने वाला है और इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। आप लोगों को मैं एक चीज और बता देता हूं, 10वां चैप्टर जो है इससे आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा 8वां जो चैप्टर है इससे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो पर्यावरण प्रदूषण वाला है इससे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। मृदा उर्वरकों की जो उर्वरक है इनकी मृदा में क्या अभिक्रिया है, इनसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। तो इनको आप जरूर विशेष तौर से देखें, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोगों को जय श्री राम, जय भारत।